फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग का आज का टॉपिक है शिक्षा के बारे में। तो हम लोग एजुकेशन क्या होती है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका लाभ है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप जेएनसीयू यानी जेएनसीयू यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर में है तो आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है और ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये आप लोग का पेपर फर्स्ट होता है, यानी ये आप लोग के पेपर फर्स्ट में आएगा, जो कि आप लोग को अच्छे से तैयारी इसकी करनी है। और देखिए, आपका जितने भी 4 पेपर होंगे उसका आप लोग का कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल के नाम से ही टेलीग्राम भी है, यानी JLV एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, तो वहां पे ये मिल जाएगा और आप वहां से बार बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर डेट आप लोग के सामने है। तो अब अपना ज्यादा फोकस रिवीजन पे कीजिए और यहाँ पे आप लोग सारी क्लासेस जरूर देखिए। और देखिए, कभी भी आप बीएड की कॉपी लिखे तो आप रट नहीं सकते। अगर आपको मैं कह दूं कि ये जितना है आप सब रट लेना, क्या रट पाएंगे? नहीं रट पाएंगे। तो इसलिए आपको रटना नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते चल रहे हैं आपको बताऊंगी खुद इसी क्लास में कि आप लोग को क्या क्या याद करना है और क्या समझना है। याद करना है बस आप लोग को मेन पॉइंट, और उसके बाद इसको समझना है, जिससे कि आपके दिमाग में शब्द रहे। जब आप पेपर में कॉपी लिखने बैठे तो वो शब्द आपके सामने आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा का शब्द संस्कृत से है, तो यहाँ पे इतना तो याद होना चाहिए कि शिक्षा का शब्द कहाँ से आया? संस्कृत में शिक्ष से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना या नया तथा सीखना होता है। तो ये शिक्षा शब्द कहाँ से आया? संस्कृत से। क्या होता है शिक्षा? उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सीखना होता है। शिक्षा का अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के ई और ड्यूको शब्द से निकला है। ई का अर्थ है अंदर से और यहाँ पे ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना या विकास करना होता है। अतः एजुकेशन का अर्थ है बालक के आंतरिक शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर निकालना। तो ये बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही शिक्षा के बारे में आए तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आपको हेडिंग याद रहनी चाहिए और उसके अंदर इसको लिखना होगा। आगे देख सकते हैं, आगे है शिक्षा का व्यापक अर्थ। यानी व्यापक अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह प्रक्रिया परिवार, समाज, समुदाय, केंद्र और विद्यालयों में चलती रहती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होता है। शिक्षा के द्वारा बालक जिस वातावरण में रहता है उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। सामंजस्य करने में उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं वह सभी उसके शिक्षा का अंग बन जाता है। वह यह अनुभव अपने माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों से, परिवार से प्राप्त करता है। परिवार के बाहर वह समाज और विद्यालय में भी अनुभव प्राप्त कर लेता है। सामंजस्य करने से उसे जो अनुभव प्राप्त होता है वह सभी उसकी शिक्षा का अंग बन जाता है। वह यह अनुभव अपने माता पिता, यहाँ पे देखिए, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों से, परिवारों से यहाँ पे प्राप्त करता है। परिवार के बाहर वह समाज और विद्यालय में भी अनुभव प्राप्त करता है। वह प्रत्येक जीव को और निर्जीव से भी शिक्षा प्राप्त करता है। वह इन अनुभवों के आधार पर ही अपने परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। आगे इसमें देख सकते हैं कि शिक्षा बालक के व्यक्तित्व को विकसित करके उसे सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। तो इतना आपको इसमें याद होना चाहिए कि व्यापक अर्थ में शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा के व्यापक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं दी जा सकती हैं। तो इसमें से आप 2 इसमें दिया हुआ है, तो एक भी अगर याद कर लेते हैं, ये परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। JS मैकेंजी या प्रोफेसर यानी डम्बिकल के अनुसार इन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में, तो इनमें से किसी एक का याद कर लीजिएगा। दोनों याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, पर एक याद आपको होना ही चाहिए। तो देखिए, आप मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव में उसके भंडार में वृद्धि होती है। अगला है प्रोफेसर डम्बिल्क के अनुसार क्या है, तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं जो व्यक्ति पर उसके जन्म से मृत्यु तक के जीवन की यात्रा के बीच कार्य करते हैं। अगला है यहाँ पे शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है, तो एक व्यापक मीन्स बड़ा अर्थ क्या हुआ। अब यहाँ पे संकुचित अर्थ में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा का व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आ जाते हैं। ये तो हमने देख लिया है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में सामान्य लोग शिक्षा को संकुचित अर्थ ही लगाते हैं।
शिक्षा की चर्चा होने पर माता पिता या अन्य नागरिक शिक्षा का संकुचित अर्थ लगाकर ही बात करते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि उसने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, तो वह बताता है कि उसने किसी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए तक। यदि हम उससे पूछे कि उसने कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, तो वह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम बताएगा। इससे स्पष्ट है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से लिया जाता है। तो ये आप पढ़ लीजिए, एक दो बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आपके पास शब्द हो जाए। अब हेडिंग जितनी भी सामने आपकी आ रही है, हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी से हेडिंग डाल देते हैं, फिर उसके अंदर जब आप हेडिंग डाल रहे हैं तो हेडिंग आप बीएड कर रहे हैं, तो हेडिंग के हिसाब से आपके दिमाग में शब्द आएंगे और उस पर आप अपने तरफ से अपने नॉलेज को वहां पे प्रयोग करेंगे, उस पर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जे.एस. मैकेंजी के अनुसार शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या हुआ था। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारे शक्तियों का विकास और उन्नति के लिए चेतना पूर्वक किए गए किसी प्रयास से हो सकता है। यहाँ पे देखिए, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा हम हमेशा सीखते रहते हैं। देखिए, शिक्षा ऐसा नहीं है कि टीचर से केवल बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पे समझिए कि ये बच्चे हैं, यहाँ पे ये टीचर है, तो ऐसा नहीं है कि केवल टीचर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं, बच्चे भी शिक्षक को यानी जो बच्चे भी होते हैं वो शिक्षक को अपनी कुछ शिक्षाएं, नॉलेज ट्रांसफर करते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में आदान प्रदान होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग से केवल छोटे लोग ही सीखते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे लोग से बड़े लोग भी सीखते हैं। तो वही कहा गया है कि शिक्षा जो है आजीवन प्रक्रिया, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में उचित दिशा में परिवर्तन आते हैं। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। तो एक ध्रुवीय में क्या होता है, इसके एक ध्रुव पर बालक और दूसरे ध्रुव पर शिक्षक रहते हैं, इसमें दोनों बराबर भाग लेते हैं। तो शिक्षा के यहाँ पे द्विध्रुवी पूछा गया है। तो एक ध्रुव में केवल शिक्षा पे बल दिया जाता है, लेकिन द्विध्रुव में एक तो बालक भी है और शिक्षा भी। अगर हम कोई शिक्षा देगा तो किसको देगा, सामने तो कोई होना चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए। ऐसा ही नहीं है कि हम दीवार को शिक्षा देंगे, दीवार को तो शिक्षा दे नहीं सकते हैं। अब हम शिक्षा आप लोग को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप लोग फिर इसको सीख लेंगे, तो फिर आप किसी को भी ट्रांसफर करेंगे। ऐसा मैं दीवार को थोड़ी पढ़ा रही हूँ, मैं तो आप लोग को पढ़ा रही हूँ। तो यानी दो ध्रुव, एक तो मैं हो गई और एक आप लोग हो गए, यानी दो ध्रुव हो गए। अगला देखिए, शिक्षा एक त्रिध्रुव प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे एक हेडिंग है द्विध्रुव। तो एक तो यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं और एक यहाँ पे शिक्षक हो जाता है, यानी शिक्षक हो गया। यहाँ पे देखिए, एक यानी द्विध्रुव में क्या हुए, बच्चे, और यहाँ पे शिक्षक हो गए, शिक्षक हो गए। लेकिन त्रिध्रुव में बच्चे होंगे, यहाँ पे एक तो बच्चे हैं, एक तो शिक्षक है, और एक यहाँ पे आप लोग का पाठ्यक्रम हो जाएगा, यानी सिलेबस हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा त्रिध्रुव को समझ लीजिए कि एक तो बच्चे होंगे, शिक्षक होंगे और यहाँ पे पाठ्यक्रम हो जाएगा। कैसे, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं शिक्षक हो गए, आप क्या हो गए, बच्चे हो गए, यानी स्टूडेंट हो गए। उसके बाद आप जिससे इस पीपीटी से पढ़ रहे हैं या पीडीएफ से पढ़ रहे हैं या कोई भी माध्यम है, जैसे बुक ही माध्यम है, आपको मैं बुक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ फिर आपको पढ़ाती हूँ, या जो आप लोग के सामने ये लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये आप लोग के लिए क्या हो गया, ये तीसरा हो गया। तो यानी जो शिक्षा होता है उसका त्रिध्रुव है, एक शिक्षक हो गए, एक बच्चे हो गए और एक पाठ्यक्रम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी, जैसे कि आप बीएड का ही ले लीजिए, आप पेपर देने जाते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में, तो ये सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस बट गया है कि इस सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, पेपर में इतना ही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस दे दिया जाता है कि इस सिलेबस को तैयार कीजिए, आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये यानी वो तीसरा माध्यम आपको दे दिया गया है। तो वही है जॉन डेवी। अब यहाँ पे याद होना चाहिए कि त्रिध्रुव किसने दिया, तो जॉन डेवी ने शिक्षा का एक त्रिध्रुव प्रक्रिया कहा है। वे शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के आंतरिक समाज को शिक्षा का एक प्रमुख तत्व मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाता है, उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाया जाता है, वह समाज के पुनः निर्माण में सहयोग करता है। डीवी ने शिक्षा के सामाजिक अंग का सबसे अधिक महत्व दिया है। डीवी के अनुसार देखिए, तो डीवी के अनुसार समस्त शिक्षा प्रजाति
कि सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सक्रिय होने से ही उत्पन्न होती है। तो सक्रिय होने और निष्क्रिय होने का मतलब क्या होता है कि इस टाइम आप लोग के सामने आप लोग का एग्जाम डेट दिख रहा है, तो इस टाइम आप लोग सक्रिय है, एक्टिव है, ना कि पैसिव है, निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय थे यानी आप नहीं पढ़ रहे थे कि पेपर डेट अभी नहीं आया है, अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब आपके सामने क्या है, पेपर डेट आ चुका है, तो अब आप लोग सक्रिय हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। अगला है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल बालक का व्यक्तिगत विकास ही नहीं होता, बल्कि शिक्षा बालक का सामाजिक विकास भी करता है। बालक एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना होता है। शिक्षा बालक में नागरिक गुणों का विकास करके उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। डीबी के अनुसार देखिए, सामाजिक वातावरण में उसके समाज किसी भी सदस्य की समस्त क्रियाएं आ जाती हैं। इसका प्रभाव उतना ही मात्रा में वास्तविक रूप से शिक्षाप्रद होता है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज के सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है। अगला देखिए, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। तो शिक्षा गतिशील का मतलब कि शिक्षा क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि हमने कुछ सीखा, मैंने आप लोग को ट्रांसफर किया, आपने कुछ सीखा, फिर आप किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो रहा है, ये गति हो रही है। तो वही है शिक्षा की गतिशील प्रक्रिया है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अनुभव प्राप्त करता है, उसका विकास भी करता है। शिक्षा बालक के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इस क्रिया का स्थिर न कहकर गतिशील कहा जाता है। शिक्षा केवल जीवन की तैयारी न होकर स्वयं जीवन है। तो शिक्षा एक जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा क्या है, खुद जीवन है। तो शिक्षा गतिशील न होती तो मनुष्य और समाज विकसित न हो पाते। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य और समाज का जीवन गतिशील बन पाया है। अगली हेडिंग है आप लोग को शिक्षा विकास की प्रक्रिया। तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया में क्या है, बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर जन्म लेते हैं। वह शक्तियां अंतर्निहित होती है। इन शक्तियों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही होती है। इन शक्तियों के विकास वह प्राप्य वातावरण में करता है। बालक जिस प्रकार की परिस्थितियों या वातावरण में रहता है, उसी प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। इन शक्तियों का उचित विकास होने पर व्यक्ति बौद्धिक, भावात्मक और इच्छा शक्ति के वातावरण में समायोजन कर पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे। अब यहाँ से आपको सारी हेडिंग्स याद होनी चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर ए.एस. अलकेतर के अनुसार। तो प्राचीन शिक्षा में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि ईश्वर भक्ति एवं धार्मिक भावनाओं का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिक का तथा सामाजिक कर्तव्य पालन की शिक्षा, सामाजिक कुशलता में वृद्धि अथवा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहे जा सकते हैं। अगला है यहाँ पे ज्ञान और अनुभव पर बल देना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना। तो इसमें आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया कि प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभव पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक, प्रमाण पत्र या उपाधि पत्र नहीं थे। इनके स्थान पर उनकी योग्यता का मापदंड था उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, जिसका प्रमाण वे विद्वत परिषदों के शास्त्रीय करके देते थे। अगला है चरित्र का निर्माण। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके यहाँ पे पांडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति ने लिखा है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाले चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से ही कहीं अधिक श्रेष्ठ है। गुरुकुल के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महान विभूतियों के उद्देश्य आदि के द्वारा छात्रों के चरित्र का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर वेद मित्र का कथन। तो इसमें आप ये याद कर सकते हैं कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है व्यक्तित्व का विकास करना है। उसके बाद नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावनाओं का समावेश है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसकी हेडिंग्स जरूर याद कीजिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। एक बार बस आप लोग देख लीजिए कि अभी क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। आधुनिक भारत में प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य तथा उद्देश्य, आदर्श, उपयुक्तता क्या थी, तो धार्मिकता की भावना का विकास करना, चरित्र निर्माण करना। अगला है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना, व्यक्तित्व का विकास करना, राष्ट्रीय संस्कृति और संरक्षण का प्रसारण करना। तो ये सारे आप लोग को पढ़ना है। आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका क्या थी, तो इसको आप लोग एक नजर देख लीजिएगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्रौढ़ शिक्षा संबंधित विचार क्या
थे। यहाँ पे देख सकते हैं स्त्री शिक्षा संबंधित विचार क्या थे। शिक्षा का उद्देश्य तात्कालिक उद्देश्य क्या था, चारित्रिक विकास का उद्देश्य क्या था, धनोपार्जन का उद्देश्य, संस्कृति के विकास का उद्देश्य, स्वभाव की पूर्णता का उद्देश्य, स्वतंत्रता विकास एवं मुक्ति का उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य सत्य और ईश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य है, सूर्योदय का उद्देश्य है, दैनिक दासता से मुक्ति का उद्देश्य। अगला देख सकते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसके बाद शिक्षा की विधियां, क्रिया विधि, प्रयोग प्रदर्शन, निरीक्षण विधि, अनुकरण विधि, सहकारी विधि, सहसंबंध की विधि, मौखिक विधि, संगीत विधि, चिंतन मनन की विधि। उसके बाद है शिक्षा शिक्षार्थियों तथा शिक्षालय संबंधित विचार। तो ये सारे आप लोग के अभी हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपका पेपर डेट आपके सामने है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। और कम से कम आप लोग का लगभग जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देखते रहे। वैसे तो आप लोग की सारी क्लासेस, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी पेपर है सबकी चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है ये आप लोग का कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए।